स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे एम फेस। लास्ट कल हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा था और उसके तीनों फेजेस के बारे में पढ़ा। दैट इज़ G1 फेस, एस फेस एंड G2 फेस। उसके बाद अब हम आज स्टेप करने जा रहे हैं एम फेस यानी कि माइटोटिक फेस में। ठीक है। इससे पहले जितनी भी जो भी इवेंट्स हो चुके हैं फेजेस में, डीएनए की सिंथेसिस भी हो चुकी है, एक्यूमुलेशन भी हो चुकी है मटेरियल्स की। और अब इस माइटोसिस फेज में क्या है कि जो भी क्रोमोसोम्स डीएनए की फॉर्मेशन हो चुकी है, जितने भी ऑर्गेनेल्स फॉर्म हो चुकी हैं वो बूस्टअप कर चुकी हैं, एनर्जी प्रोवाइड की है उन्होंने सेल डिवीजन होने में। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो क्रोमोसोम्स फॉर्म हुए थे, हमने पढ़ा था कि 2n से 4n हमारे क्रोमोसोम्स इंक्रीज हुए हैं। एंड क्या है कि इस सिंथेटिक फेस में क्या है कि डीएनए कंटेंट में चेंज आया हुआ है। वही सारा मटेरियल जो माइटोटिक फेस में एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज रहेगा। ठीक है। यहाँ पे कोई फर्दर कोई ग्रोथ या कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होने वाली है या कुछ फॉर्मेशन नहीं होने वाली है। जो मटेरियल फॉर्म हो चुका है अब तक, जो भी क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स हम ये सब पढ़ चुके हैं, वो जो फॉर्म हो चुके हैं वो अब माइटोसिस फेज में किस तरह से कैसे अरेंज होंगे। ठीक है। ऑर्डरली अरेंजमेंट उनकी कैसे होगी, कैसे वो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है। हर सेल में क्या होगा, इक्वली मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर सेल में मटेरियल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैसे तो हम कल सेल साइकिल के बारे में बात कर ही चुके हैं, और ये भी है कि सेल साइकिल का भी अपना ड्यूरेशन और अपना टाइम होता है। ठीक है। इसका भी अपना ड्यूरेशन और अपना टाइम है। समटाइम्स ये होल जो सेल साइकिल है, कई बार बैक्टीरिया में जैसे कुछ 20 मिनट में बैक्टीरिया को लगते हैं और बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन हो जाती है। कितने सारे बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना, डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। सेल साइकिल का अपना अपना मतलब टाइम रहता है हर चीज़ में। अनियन रूट टिप्स वाला अगर आपने कभी सुना हो एक्सपेरिमेंट, जिसको माइटोसिस के लिए बेसिकली किया जाता है, तो उसमें नियर अबाउट 20 आवर्स के लिए माइटोसिस देखी जाती है। 20 आवर्स के बाद ही सेल्स की ग्रोथ होती है। ठीक है। तो हर एक चीज़ में अपना अपना टाइम ड्यूरेशन है। हमारे जितने भी स्टोमक के लाइनिंग के सेल्स हैं वो हर तीसरे दिन रिप्लेस्ड होते रहते हैं, क्योंकि स्टोमक में एसिडिटी कंटेंट काफ़ी हाई है। और वही जो इंटेस्टाइन लाइनिंग है, जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं, वो हर 8 से 10 घंटे तक क्या करते हैं कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती रहती है सेल्स की। सेल फॉर्मेशन में, सेल डिवीजन में इतना टाइम लगता है। और क्योंकि सेल ड्यूरेशन का जो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो आपको पता है कंटिन्यूस है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और सीक्वेंस रहते हैं बीच में। दो जो भी सक्सेसिव सेल डिविजन्स होंगी, ठीक है, बेसिकली जो डिफरेंस है दो सक्सेसिव सेल डिविजन्स का, जो बीच का जो गैप है, जो बीच का टाइम है, जो पीरियड है, उसे हम जनरेशन टाइम कहते हैं, जनरेशन टाइम। क्या है कि माइटोसिस जो है इसको नियर अबाउट 1 आवर लगता है। ठीक है। समटाइम्स टाइम एक्सीड भी हो जाता है, 1 से लेके 3 आवर्स तक मैक्सिमम, मिनिमम इन 1 आवर्स। और माइटोसिस जो है वो बेसिकली क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। ये इक्वली डिवाइड कर देती है जितने भी सेल्स में क्रोमोसोम्स को इक्वली डिवाइड कर देगी। ठीक है। हर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रोमोसोम का नंबर रहेगा। और क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स में ही होती है, सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स मीन्स की बॉडी सेल्स। ठीक है। ये जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स इन प्लांट्स। ठीक है। ये उनमें प्रेजेंट होगी। माइटोसिस का अगर हम शुरू करें तो इसमें जो फेजेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि वो प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टीलोफेस है, साइटोकाइनेसिस होती है एंड में। ठीक है। ये इस तरह से इसके फेजेस बनाए, मतलब इस तरह से हर फेज़ में अपनी अपनी इवेंट्स हैं। और जो माइटोसिस है बेसिकली उसको पहली बार एडवर्ड स्टार्स बर्जर ने प्लांट में नोटिस किया था नियर अबाउट 1875 में। और जो दूसरे जो एनिमल सेल्स में माइटोसिस को वाल्थर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था 1879 में। और टर्म माइटोसिस जो है वाल्थर फ्लेमिंग ने ही दिया हुआ है 1882 में। ठीक है। माइटोसिस जो है बेसिकली एक कॉमन मेथड है जो कि सेल डिवीजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। माइटोसिस का क्या रहता है कि जो इसके फेजेस हैं, लाइक
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फेजेस में क्या होता जाएगा कि एक तरह से डिवीजन तो होगी, बट किस तरह से डिवीजन फॉलो होगी, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा एंड में, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस अकर्स, देन इट इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, और कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस का डिवाइड होना। और प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में माइटोसिस डिफर करती है। प्लांट सेल्स में क्या होगा कि सिंपल सेल प्लेट फॉर्मेशन से डिवीजन हो जाएगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। और एनिमल सेल्स में क्या होगा, वहाँ पे अलग तरह से होगा, वहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन होगी, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है, आपको पता है ये। वहाँ पे उस तरह से होगी, एस्टर फॉर्मेशन है, सेंट्रियोल्स बनेंगे, ठीक है। यही दो तरह के इवेंट्स होते हैं, लाइक कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस की डुप्लीकेशन होगी, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी जिसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म उस डिवाइडेड न्यूक्लियस जो डॉटर सेल्स फॉर्म हुई हैं उनके इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अगर हम फेज़ 1 से शुरू करें, माइटोसिस का जो फेज़ 1 है दैट इज़ प्रोफेज, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि अर्ली प्रोफेज है, लेट प्रोफेज है। हर जगह आपको कहीं कहीं ऐसे मिलेगा, कहीं पे अर्ली प्रोफेस होता है, मिड प्रोफेस होता है, लेट प्रोफेस भी शो करते हैं, कई जगह सिर्फ खाली प्रोफेस शो किया जाता है। इट मैटर्स कि आप डायग्राम्स कहाँ से बना रहे हो। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी कुछ इस तरह से ही मेंशन किया हुआ है। प्रोफेस में क्या होता है, प्रोफेस बेसिकली एक ऐसा फेस है जिसमें जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो आपको ऐसे थ्रेड लाइक अपीयर होंगे, ठीक है। प्रोफेस जब सेल इंटरफेस को करके मतलब इंटरफेस से गुजर के प्रोफेस में आता है, तो ये पहला फेज़ रहता है। ये काफ़ी लॉन्गेस्ट फेज़ है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का फेज़ है, ठीक है। नियर अबाउट 50 मिनट्स तक, अब थोड़ा प्लस माइनस करके 50 मिनट्स तक ये फेज़ रहता है, ठीक है। और इस फेज़ में थ्रेड लाइक अपीयरेंस होती है क्रोमोसोम्स की, जैसा आप देख ही रहे हो, लॉन्ग थ्रेड लाइक, कितने पतले से ऐसे फिलामेंट टाइप्स हैं। और एक्चुअल में यही इसकी खासियत है कि जो माइटोसिस वर्ड को शो करता है, लाइक माइटो स्टैंड्स फॉर थ्रेड एंड ओसिस स्टैंड फॉर स्टेट, थ्रेड लाइक स्टेट, ठीक है। इस स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो आपस में ओवरलैप भी करेंगे, जैसा आप मतलब ऐसे जैसे गुंजल सा पड़ा रहता है ना, वैसा रहेगा। एंड जैसे आप देख रहे हो कुछ इनके एंड्स भी कैसे हैं ना, लूज बॉल लाइक हैं, जैसे कि उनके धागे होते हैं ना जो उधड़, मतलब उन जैसे ऐसे बड़े होते हैं, उधड़े हुए उनके धागे होते हैं, जो उस तरह से इनकी अपीयरेंस आपको लग रही है इस टाइम पिक्चर में। ये इसीलिए है कि प्रोफेस जो है वो यही फेस है कि इसमें थ्रेड लाइक अपीयरेंस रहती है क्रोमोसोम्स की। और क्रोमोसोम्स जो हैं वो इसके बाद जाके थोड़े, जैसे आप लेट प्रोफेस में भी देख रहे हो, थोड़े से ऐसे थिक शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं और थिक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। रॉड लाइक उनकी स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाएगी और विजिबल होना वो शुरू हो जाते हैं। और ये चेंजेस किस तरह से ऐसे आते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, देखेंगे डायग्राम्स में। मेनली दो ही तरह के चेंजेस होंगे, जैसे या तो ये होगा कि इनका वाटर कंटेंट सारा लूज हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगी, और या फिर इनकी कॉइलिंग हो जाएगी, प्रोग्रेसिव कॉइलिंग हो जाएगी, स्पाइरल्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रोफेस में इस तरह से इनकी शेप रहती है। और जैसे ही सेल जब इंटरफेस के बाद प्रोफेस में एंटर करता है, तो सेल की जितनी भी एंटायर एनर्जी होती है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, हमने पढ़ा था गोल्गी अपैरेटस, ईआर, वो सारे के सारे क्या होते हैं कि सेल की सिंथेसिस में उसको मतलब ताकि उसको मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। और जितनी भी जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही होती है, और जो भी सिक्रेशन है, सेल की जो मोटिलिटी है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। सारी सेल की जो एनर्जी है ना वो एक ही काम में जुट जाती है, और वो होती है डिवीजन, ठीक है। और क्योंकि अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की, तो वहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। सेंट्रियोल्स एक्चुअल में क्या होंगे कि सेंट्रियोल्स तो एनिमल सेल की खासियत है, और जो कि खुद माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑर्गेनेलीज में। सेंट्रियोल्स इंटरफेस में ना ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके होते हैं, और अब वो प्रोफेस में ना न्यूक्लियस के आसपास मतलब रहते हैं। और फिर उसके बाद वो एंड में क्या होंगे कि अपोजिट साइज में, अपोजिट उनके एंड्स में चले जाते हैं। फिर जो भी जितने माइक्रोट्यूब्यूल्स से सेंट्रियोल्स फॉर्म होंगे, और एस्टर फॉर्म होंगे, एस्टल रेज होंगी, और पेरिसेंट्रियोलर क्लाउड भी फॉर्म होगा, ये हम आगे देखेंगे।
बट मैं ये आपको सब इसलिए बता रही हूँ कि ये एनिमल सेल की खासियत है। एस्टर रेस, एस्टर, पेरिसेंट्रियोलर क्राउड, ठीक है, सेंट्रियोल्स का फॉर्म होना, ये सब है एनिमल सेल्स की खासियत है। प्लांट सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट सेल्स में अगर स्पिंडल फाइबर्स अराइज होंगे तो वो साइटोप्लाज्म से अराइज होंगे, ठीक है, और एनिमल सेल्स में कहाँ से होंगे, सेंट्रियोल से अराइज होंगे, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल भी फॉर्म होगा, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल में जितने भी ये जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे वहीं पे जाके ही तो अरेंज होंगे। सो प्रोफेस में आपका क्या रहता है कि इस तरह से उनका सिस्टम रहता है कि वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनका रहता है। और जिसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है लेट प्रोफेस, उसमें क्या होता है कि वो हल्के हल्के कॉइलिंग होना शुरू हो जाते हैं, थिक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से प्रोफेस स्टेज में, इंटरफेस के बाद जब सेल एंटर करता है तो प्रोफेस स्टेज में ऐसा होता है। और इतना भी है कि शायद यहाँ पे तो अगर आप देख सको तो ये थोड़े आपस में अलग अलग हो रहे हैं। मीन्स कि दे आर, जैसे यहाँ पे थे ये बिल्कुल क्लोज ऐसे लग रहा था कि ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़े से दूरी में है ये। और अगर आप देखो तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी वेल्ड वेल्ड थी, बट यहाँ पे क्या डीजनरेट हो रही है, ये यहाँ पे डीजनरेट हो रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और आहिस्ते आहिस्ते ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ही ये एक तरह से जब ख़त्म हो जाएगी तो जो जितना भी सेल का कंटेंट है वो ऐसे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहेगा। नाउ वी आर विद द मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज जो है ये एक सबसे शॉर्ट कह सकते हो आप, ये शॉर्ट फेज है और बहुत सिंपल फेज है, ठीक है। नियर अबाउट 2 to 10 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन रहती है। तो इस फेज़ में क्या होता है, सबसे डिस्टिंग्विश फीचर इस फेज़ का ये है कि इस फेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अगर हमने स्टडी करने हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स अगर हमने स्टडी करने हैं तो मेटाफेज इज़ अ परफेक्ट फेज फॉर द स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम्स एज दे आर शॉर्ट एंड थिक एंड मच विजिबल देन अदर फेजेस, ठीक है। पूरे इक्वेटर में वो ऐसे अरेंज रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनकी ट्रांजिशन दिखाई हुई है, इस तरह ये इक्वेटर पे, इसे इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे ये इस तरह से अरेंज रहेंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स भी फॉर्म हो चुके हैं, यही स्पिंडल फाइबर्स हैं, इस तरह अरेंज रहेंगे। और ये फेज सबसे रिकॉग्नाइजिंग फेज है, ऑब्जर्वेबल फेज है अगर हमने पहचानना हो तो, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ से डीजनरेट होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट चुकी है, सारा का सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म में है। ये सेंट्रियोल्स हैं, बीच वाला जो ऑरेंज पार्ट है जो आपको ऐसे सिलेंडर से लग रहे हैं, सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल, जो कि खुद माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। हमने पढ़ा था ना सेंट्रियोल्स किसके बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, है ना। उन एक एक का आप देख सकते हो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरह से अरेंज हैं, 3 3 के ग्रुप में अरेंज हैं, ट्रिपलेट ग्रुप में अरेंज है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये वही सेंट्रियोल्स हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये सेंट्रियोल्स हैं। और ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, जैसे आपको स्टार शेप लाइन नज़र आ रही हैं, ये एस्टर कहलाती हैं। और जो बीच में आप देख रहे हैं ना ऐसे कि आपको ऐसे लग रहा है जैसे गोलधारी सी बनी हुई है, ये पेरिसेंट्रियोलर क्लाउड कहलाता है, पेरिसेंट्रियोलर क्लाउड। एंड सेंट्रियोल प्लस एस्टल रेज, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, इन दोनों को जब हम बोलेंगे तो हम इसे क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टर। और ये जो आप लाइंस देख रहे हैं जहाँ पे आप क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं, इन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, ये सेंट्रियोल से अराइज होते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। एनिमल सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, एस्टर होता है हर एक पोल पे, एक देख लो एक पोल इस साइड है, इसे हम पोल्स बोलते हैं, 2 सेंट्रियोल्स के हम बोलते हैं, इनको पोल्स बोलते हैं। सो वहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीएस्ट्रल, ठीक है। और क्योंकि प्लांट्स में सेंट्रोल्स नहीं होंगे, एस्टर्स नहीं होंगे, तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो एस्टर्स के बिना होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनास्ट्रल, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे अनास्ट्रल। और इनके साथ आप जो देख रहे हो ये वाइट वाइट क्रोमोसोम्स के साथ वाइट वाइट स्ट्रक्चर से हैं, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, ठीक है, जिसे आप काइनेटोकोर भी कहते हैं, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहता है।
सेंट्रोमियर बीच में रहेगा और साइड में जो हो रहता है वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सा रहता है। हर एक क्रोमैटिड के साथ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। और यहीं से जो आपके हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल ज्वाइन करते हैं, देखो ना, स्पिंडल यहीं से ज्वाइन करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बंडल्स हैं, ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने होते हैं। हमने जब ये सेल ऑर्गेनाइज की थी, हमने इसका एक एक फंक्शन समझा था कि वो कैसे बनते हैं। और जितना भी ये जो आप माइटोटिक स्पिंडल देख रहे हैं, ठीक है, ये जो जितने भी ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यही एक तरह से ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स के बने होते हैं और माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करते हैं। और जो जितना भी आपका ये स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सेंट्रोसोम से ही शुरू होंगे, ठीक है, सेंट्रोसोम से ही शुरू होंगे। और इन्हें तभी हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC, ठीक है। सो ये जो इक्वेटोरियल प्लेट या जिसे आप इक्वेटर कहते हैं, ये मिडिल पार्ट है, ठीक है। सो क्या रहता है कि जब मेटाफेस में ट्रांजिशन हुई है, आप यहाँ पे देख रहे हो कितनी बड़ी ट्रांजिशन हुई है मेटाफेस में। क्रोमोसोम्स अभी उलझे, मतलब इतने बिल्कुल अरेंज नहीं हैं, ठीक है, ऑर्डरली अरेंज नहीं है, ऐसे इधर उधर बिखरे हुए हैं, उलझे हुए हैं। एंड दिस इज होल द स्प्लिंडर एपरेटस। एंड ये जो अब ये परफेक्ट बताया वो मेटाफेस में, जैसे कि कैसे वो अरेंज हैं, ठीक है। इस तरह से मेटाफेस के स्लाइड्स में भी अरेंज रहते हैं और फिर इन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि ये स्टेज में जब ऐसे होंगे, मोस्ट ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, उस स्टेज में पहचान जाता है कि यस क्रोमोसोम्स अरेंज हैं और ये मेटाफेस स्टेज है, ठीक है। सो सी हाउ दे आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। So this was about metaphase. मेटाफेस के बाद है एनाफेस। एनाफेस में क्या होगा, एनाफेस में ये होगा कि जो स्पिंडल्स फॉर्म हुए थे, ठीक है, जितने भी सेंट्रियोल्स वहीं पे हैं, एस्टर भी वहीं पे हैं। एनाफेस में पोल्स में चले जाएंगे। देखो आप देखो सारे क्रोमोसोम्स कैसे पोल्स पे चले गए हैं, चले गए ना पोल्स पे। सो दे आर एट द पोल्स, ठीक है, बिल्कुल एंड वाली साइड पे। और ये फेज़ काफ़ी शॉर्ट होता है, मेटाफेज से भी शॉर्ट होता है और बड़ा सिंपल सा फेज़ होता है। ये हार्डली 2-3 मिनट्स का फेज़ होगा। और जितने भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं क्रोमोसोम्स के, वो बिल्कुल एक पोल में चले जा रहे हैं, ठीक है। और सेपरेशन हो चुकी है सिस्टर क्रोमैटिड्स की। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपस में दो क्या कहलाते हैं, जो सेम सेम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स। पूरा ये क्रोमोसोम है और जो इसके दो आमने सामने वाले पार्ट हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। तो अब क्या है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो दूर जा चुके हैं, ठीक है, और दूर हैं। और जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से बीच में गायब हो गए हैं, ये इक्वेटोरियल जो प्लेट है वो गायब हो चुकी है। सो जैसे ही ये पोल्स जितने भी ये पोल्स पे पहुँच जाते हैं क्रोमैटिड्स, और उसके बाद क्या होता है कि उनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले क्रोमैटिड्स क्रोमैटिड्स कहते हैं कि वो किस तरह अरेंज हैं। हाँ, तो जब ये एनाफेज तभी ख़त्म हो जाता है जब ये पोल्स में पहुंच जाते हैं। और जब ये पोल्स में पहुंच जाएंगे, और अब इन्हें हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये इनके साथ अपने अलग अलग हैं, ये इनके साथ इनकी कोई डुप्लीकेट्स नहीं हैं, ठीक है, इनके साथ इनकी कॉपीज़ नहीं हैं और अपने इनके साथ कनेक्टेड नहीं हैं, ये अलग अलग हो चुके हैं, दे हैव मूव अपार्ट, ठीक है, दूर है ये एक दूसरे से। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी फॉर्म होती हैं जब क्रोमोसोम्स दूर जाते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे आपको देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है वी शेप फॉर्म हो रही है, एक ऐसे है एक ऐसे है। सो एनाफेज इसीलिए रिकोगनाइज है कि ये जितने भी आपके क्रोमैटिड्स हैं वो बिल्कुल एंड पोल्स में चल जाते हैं और उसके बाद वो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं क्रोमैटिड्स के लिए। सजेशंस हैं लाइक जितने भी एटीपी की प्रेजेंस में, उसकी वजह से क्या स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो जाते हैं, क्रोमैटिड्स पोल पे वाली साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि जिससे माना जाता है कि क्रोमोसोम्स को यही फोर्स मूव करती है कि वो दूर दूर चले जाएं। और एक बात और,
जहाँ पे क्रोमोसोम्स अटैच हैं उन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। ठीक है, जिन जिन फाइबर्स पे, स्पिंडल फाइबर्स पे क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं उन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। नाउ टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज क्या है? सबसे एंड वाला फेज है। ये भी प्रोफेज की तरह लॉन्ग है और कॉम्प्लेक्स है। ये भी नियर अबाउट 1 आवर तक चलता है। और इस फेज में जो न्यूक्लियस होता है वो फिर से वापस बनता है। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम्स के ग्रुप में न्यूक्लियस बनने की कोशिश करता है क्योंकि क्रोमोसोम्स अब जा चुके हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डेवलप होने की कोशिश करेगी। हर एक क्रोमोसोम्स जो बीच में ऐसे डिवाइड हो चुके हैं यहाँ पे, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी और उसके अंदर ये कवर्ड हो जाएंगे और कुछ ऐसे वेसिकल से फॉर्म होंगे और उससे क्या होगा कि अंदर का सारा पोर्शन बनेगा और जो जितना भी न्यूक्लियर प्लाज्म है वो क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द गैदर हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम्स की अनकॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी और फिर से वो वापस लॉन्ग सिलेंडर शेप में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर से वापस लॉन्ग सिलेंडर शेप में वो आना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से क्या होगा कि वो नई पहचान में आएंगे। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल नहीं होंगे वो इतने। और 2 न्यूक्लियस बनेंगे। ऐसे ही हर सेल डिवीजन में ऐसे ही होता है, 1 से 2, 2 से 4। सो एक सेल एक डिवाइड हुआ है और आप देख रहे हो कि फरो फॉर्म हुई है, एक क्लीवेज सी आपको दिख रही है, एक फरो सी फॉर्म हुई है। एनिमल सेल में ऐसे ही होता है क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है। सेल वॉल काफ़ी हार्ड, रिजिड और डेड होती है, वो नहीं होने देती। इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि प्लेट फॉर्मेशन होती है, मिडल लैमेला फॉर्म हो जाती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट रहती है और यहाँ पे नहीं होती। इसलिए सिंपल ऐसे क्लीवेज सी फॉर्म होगी, फरो सी फॉर्म होगी और सेल डिवाइड हो जाएगा। सो क्रोमोसोम्स जो एनाफेज में दूर दूर चले गए थे वो अब एक न्यूक्लियर एनवलप से कवर्ड हैं। ठीक है, और आपस में पास आ चुके हैं और क्रोमोसोम्स क्या हैं वो अनकॉइल्ड होंगे। ठीक है, और 2 न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं। सो आपस में आइडेंटिकल हैं और इनके क्रोमोसोम्स का सेट जो है वो भी आपस में आइडेंटिकल है। ठीक है, और जितने भी स्पिंडल फाइबर्स हैं, जितने भी एस्ट्रल रेज हैं, वो अब आप देख रहे हो कि कम होना शुरू हो, डीजनरेट होना शुरू हो रहे हैं, डिसअपियर होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है कि वो डिसअपियर हो जाएंगे एंड देन सेंट्रियोल्स जो हैं वो आगे जाके मे बी डुप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लिकेशन होगी उनकी फिर से टीलोफेज में। कुछ केसेस में डुप्लिकेशन होती है, हालांकि मोस्टली डुप्लिकेशन इंटरफेस में ही हो जाती है, तो फिर भी कुछ केसेस में इनकी डुप्लिकेशन होती है। सो जो भी सेंट्रियोल, आपको पता ही है सेंट्रियोल्स जो हैं वो एक सेंट्रोस्फीयर से घिरे हुए रहते हैं। एक ऐसे उनके जो एरिया सा बनता है वो सेंट्रोस्फीयर से घिरे हुए रहते हैं और ये सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल, इससे कॉमनली हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। ठीक है, सो बाद में इंटरफेस में जाके इसने अपनी पोजीशन लेनी होती है वहीं पे। सो साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी भी इस टाइम डिक्रीज हो जाती है और सेल जो है वो अपनी नॉर्मल शेप एज्यूम कर लेता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी डिवाइड हो गए। अब ये फिर से इंटरफेस दिखाया हुआ है कि किस तरह सेल एंटर हुआ है। अब यहाँ पे जैसे साइटोप्लाज्म हर एक सेल में इकट्ठा हो गया, ये भी एक तरह से साइटोप्लाज्म ही इकट्ठा हुआ है। सेंट्रियोल्स हैं, थोड़ी थोड़ी एस्ट्रल रेज अराइज हो रही हैं। तो डॉटर निकुलाई जो फॉर्म हुई हैं इसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सो अब ये दिखाया हुआ है टीलोफेज के बाद साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस जो होता है वो एक्चुअली में क्या है? मेटाफेज से ही सिग्नल होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होती है ना वो मेटाफेज स्टेज में ही हो जाती है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स की वजह से। जिससे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ना उनकी बिल्कुल इक्वली डिवीजन हो जाती है दोनों सेल्स में, हाफ हाफ में दोनों सेल्स में इक्वली डिवीजन हो जाती है। सो ये जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है ये एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है और बैक्टीरियल सेल्स में भी होती है। और बेसिकली साइटोकाइनेसिस एक तरह से डिवीजन भी नहीं, एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है कि जैसे बस जैसे सेल फॉर्म हो गए आप ऊपर देख रहे हो और उनके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, सो ये भी सेल ऑर्गेनेल्स को डिवाइड करती है 2 सेल्स में एंड हर एक सेल में कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसका रहता ही है। ठीक है, और फरोइंग सी होती है। और प्लांट सेल्स में एक्चुअली में मुश्किल रहता है क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा टफ सेल वॉल रहती है। कुछ प्रोटिस्ट के ग्रुप में हो सकती है
और पॉलन फॉर्मिंग जो मियोटिक सेल्स होते हैं ना फ्लावरिंग प्लांट्स में, वहाँ पे भी जैसे पॉलन जहाँ पे जिसमें पॉलन्स बनते हैं, आंतर सेल्स जो होते हैं, वहाँ पे इनकी हो सकती है फरोइंग से फॉर्म हो सकता है साइटोप्लाज्म। अदरवाइज एनिमल सेल का ही कैरेक्टरिस्टिक है कि फरोज बनती हैं या क्लीवेज जिसे हम कहते हैं वो बनती है। और क्या होगा कि एक टाइप की मिड बॉडी सी बनती है जो कि स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स में रहती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोसिस। ठीक है, ये था माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस के सिग्निफिकेंस अगर हम पढ़ें या इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम पढ़ें तो आपको पता ही एक इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है, सेल्स ग्रो करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। सो माइटोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जितने भी एग सेल्स जो फर्टिलाइज्ड होते हैं वो एक्चुअली में क्या है कि रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स में आते हैं, उसके बाद जाके क्या बनता है, एम्ब्रियोज बनेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन होती है, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। सो इस सेल की जो साइज़ होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगी, रिपेयर करती है, न्यू सेल्स को ओल्ड सेल से रिप्लेस करेगी, जो जितने भी ओल्ड सेल्स हैं या जो डैमेज सेल्स हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, हर एक सेल में इक्वली क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। और रिप्रोडक्शन कुछ जितने भी ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो माइटोसिस के थ्रू ही होगी। ठीक है, और कुछ में माइटोसिस इस तरह से होती है कि जैसे हीलिंग और मतलब हीलिंग की तरह काम करेगी, जैसे कुछ ज़ख्मों का भरना, जैसे रीजनरेशन पावर, जितने भी जैसे ये जो लीजर्ड होती है इसकी जो टेल है अगर हम उसे कट कर दें तो फिर से वो रीजनरेट कर लेती है न्यू टेल। सो माइटोसिस प्लेज अ ग्रेट रोल। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट माइटोसिस कि माइटोसिस क्या है। आज हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ लिया, एम फेस पढ़ लिया। कल अब हम इसके आगे शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। थैंक यू।